खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून के बाजपुर थाने में दर्ज 420 के मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले में उनके कुछ पारिवारिक सदस्य, जीजा, बड़े भाई और चाचा के बेटे नामजद हैं। पांडे ने कहा कि वे मुकदमे को झूठा या काल्पनिक नहीं मानते, लेकिन दोनों पक्षों जिन पर मुकदमा दर्ज है और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है का लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफ और माइंड मैपिंग और नार्को टेस्ट कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। 20 जनवरी को बाजपुर के थाने में मेरे कुछ संबंधी, जैसे मेरे जीजा हो गए, मेरे बड़े भाई हो गए, कुछ मेरे चाचा के लड़के हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है। मैं उस मुकदमे को मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा हुआ है, मैं इसको कहने नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इस प्रदेश के डीजीपी मिस्टर दीपम सेठ जी से मिलके इतनी बात कहने आया हूँ कि उस मुकदमे का लाई डिटेक्टर कराया जाए। जिन पे मुकदमा लगा है इन पे भी, और जिन्होंने मुकदमा करवाया है उनका भी। दोनों पक्षों का लाई डिटेक्टर हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, माइंड मैपिंग हो, नार्कोटिक टेस्ट हो, जो जो टेक्निकल आजकल हो सकता है, दोनों पक्षों की जांच कराई जाए। और उसमें मेरा परिवार के लोग सुई की नोक इतने भी कहीं दोषी हैं तो इनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में कश्मीर से आए 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दुकान से सामान खरीदने को लेकर हुए विवाद में एक स्थानीय दुकानदार ने युवकों के साथ गाली गलौच और मारपीट की, जिससे युवक के सिर में चोट आई है। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित की शिकायत पर संजय यादव सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी संजय यादव को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी, हम पहली बार गए थे, मैं भाई के साथ पहली बार गया था फेरी पे। पापा थे अम्बाला में, वो आज नहीं थे, वो उसी के साथ जाता था। मैं आज पहली बार गया था उसके साथ। जैसे ही हम फेरी करके अब वापसी आने लगे थे, तब रास्ते में मैंने बोला चल कुछ खा लेते हैं भाई। मैं गया दुकान पे, उसने बोला चलो खा लेते हैं कुछ। मैंने आवाज़ दी अंकल जी 2 बार, वो फ़ोन में लगे थे। मैंने 2 बार आवाज़ दी अंकल जी अंकल जी, उसने सुना नहीं उस टाइम। मैंने भाई को बोला ये नहीं सुन रहे, चलो अगली दुकान से ले लेंगे हम कुछ। तब तक उसने पता नहीं क्या हुआ, वो आया बाहर, हम गठली उठाने लगे, वो आया बाहर। उसने बोला तुम क्या ये बातें कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आपने सुना नहीं, मैं आगे से कुछ ले लेंगे। नहीं तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहा था। वो रॉड लेके आया, उसको छोड़ा, वरना अब बोल रहा है इसको छोड़ो वरना मैं तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अब वो जिसने यहाँ से पकड़ा था वो बोल रहा है तुम ये मुसलमान है, एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को देख लेंगे। वहाँ से उठाया, उसको छोड़ा, जैसे ही वो अंदर गया डंडा लाया इतना मोटा। और एक ने मुझे साइड में पकड़ के बोला तुम साइड में रहो, ये साइड में रहो, वो बोल रहे हैं। मैं साइड में खड़ा हुआ, उससे बाद में पीछे देख रहा था। उसने आके पहले मुझे यहाँ पे डंडा मारा रॉड के साथ, दूसरा यहाँ पे 3-4 टाँस लगाए, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता। मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी, और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। उसने लोहे के साथ, रॉड नहीं होती है लोहे की, और डंडा होता, डंडे के साथ बहुत मारा हमें। कहने लगा आप मुसलमान हो, एक को ख़त्म करेंगे और दूसरे का बाद में देख लेंगे, एक को मारेंगे आज। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाज़ार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं। और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला। अगली खबर बाजपुर से है, जहां बेरिया रोड स्थित लेबड़ा नदी के पुल के बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए तोड़कर बड़ा बनाया जा रहा है। पुल निर्माण के दौरान बनाए गए वैकल्पिक पुल के कारण क्षेत्र में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी मार्ग पर कई स्कूल स्थित होने से छात्र छात्राओं और श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के चौड़ीकरण को लेकर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां भारी जाम
देखने को मिला। वैकल्पिक पुल के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में आक्रोश भी बढ़ गया है। वहीं एसडीएम ने एक और वैकल्पिक पुल के निर्माण के निर्देश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट डीएम नितिन कुमार भदौरिया को भेजी जाएगी। प्रशासन जल्द ही निर्माण का प्रयास करेगा। देहरादून में मौसम ने एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जल्द उत्तराखंड से टकरा सकता है, जिससे आदि कैलाश, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो सकती है। पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के निचले इलाकों में धुंध छा सकती है। आपको बता दें कि अन्य जगह मौसम साफ रहेगा। वहीं डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशन ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के 2700 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई है। तो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा, जिससे और भी ज़्यादा सर्दी जो है बढ़ सकती है और बर्फबारी अभी आगे भी जारी रह सकती है। 6 जिलों में धुंध का अनुमान लगाया गया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत उत्तराखंड में प्री SIR गतिविधियां जारी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश में BLO आउटरीच अभियान के तहत मतदाताओं तक पहुंच, समन्वय और संवाद स्थापित करने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदंड ने बताया कि दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से हो रही है, जिसमें युवा और महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा और ये अभियान 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा 2003 या 2004 का जो विशेष अभियान चलाया गया था, उसके आधार पर निर्वाचन नामावली तैयार किया गया था, स्पेशल इंटरेस्ट रिवीजन इन 2003। तो उसमें नाम होना आवश्यक होगा, वो हमें चाहिए होगा। उसी के आधार पर मैपिंग कार्रवाई संपन्न हो सकता है। अगर आपका नाम उस सूची में नहीं होगा, उस केस में आपसे फिर जो हमने सूची दिया है दस्तावेजों की, वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका नाम शामिल हो जाएगा। नाम कटने के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम केवल मैपिंग कर रहे हैं। हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि 100% मैपिंग हमारा पूर्ण हो सकता है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जब कोई छूट जाएगा तो उस दिशा में फिर हमको नोटिस जारी किया जाएगा। वो नंबर हम अभी नहीं आपको बता पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध किया गया है कि आप BLA नामित करें, अधिक से अधिक नामित कर सकते हैं। हर बूथ पे 1 करना अधिकतम होता है, उससे कम करने पे कोई प्रतिबंध उस प्रकार से नहीं लगा सकते हैं। तो दिनेशपुर जाफरपुर मार्ग पर आनंद खेड़ा पुल के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सवारियों से भरे टेम्पो और सामने आ रही तेज रफ्तार कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्री और स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी वाहनों से दिनेशपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यह हादसा सड़क सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षित यात्रा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं अपने अड्डे से नंबर लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चे भी था उसमें और 2-3 लेडीज़ भी था। जैसे ही आनंदखेड़ा पुलिया तक पहुंचा, वहाँ जो छोटी पुलिया है, वहाँ से मैं मंदिर के वहाँ से मैं डिबार दे रहा हूँ। आगे से कैंटर आ रहा है, मैं डिबार दे रहा हूँ और रुक जा, मेरा गाड़ी निकलने वाला है, निकल जाएगा। वो और एक्सेलेटर दबाते बस मेरा मतलब 1 बिलन रह गया मेरा गाड़ी निकलने का। वो उधर से दबा दिया मेरा गाड़ी। उसमें बच्चे का काफ़ी चोट आया, मेरा भी चोट आया और मेरा जो मोबाइल था वो भी सत्यानाश हो गया। गाड़ी एकदम डैमेज हो गया मेरा ऑटो। कितने लोग थे उसमें था 6 बच्चा थे स्कूल के और 2-3 लेडीज़ था। ड्राइवर अभी थाने में है। एक गाड़ी आ रहा था 3455 नंबर, और वो लहराते आ रहा था। तो मैं किसी तरह उससे बीच बचाव करते हुए अपने गली में घुस गया, गांव में हरदासपुर। फिर हरदासपुर जाके घर में पता लगा 15 मिनट में मैं आराम कर रहा था कि अपनी बच्ची आई घर में रोते रोते कि चाचा हम लोगों को एक्सीडेंट हो गया शीतला मंदिर में। फिर मैं भाग के आया, आके देखा वही।
अगली खबर लोहाघाट से है, जहां सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतिम दिन नेपाल सीमा से लगे दुर्गम एवं सीमावर्ती क्षेत्र मंडलक में भव्य जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंडलक गुरेली, चामा और मचपीपल, बगोटी, लेटी और कनटुकरा, बड़म और गुड़मांगल और रोल धोन सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। भीड़ अधिक होने पर प्रशासन ने 2 स्थानों पर शिविर लगाकर व्यवस्थाएं की। वहीं जिला अधिकारी मनीष कुमार से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का पहली बार सीधा संवाद हुआ। शिविर में विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया। जिला अधिकारी ने मौके पर 88 प्रमाण पत्र जारी किए और 269 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। साथ ही अधिकारियों को सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शहर के दिल, घंटाघर और सबसे प्रमुख शहर राजपुर रोड पर स्थित बेहद संकरी व अव्यवस्थित इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित रूप देने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये परियोजना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंदिरा मार्केट का एक सिरा लैंडस्टोन चौक पर है तो दूसरा सिरा राजपुर रोड पर है। यहाँ दुकानें बेहद संकरी और सड़क पर दोनों तरफ सटकर बनी है। ऐसे में यहाँ से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही बाजार में आसपास पार्किंग सुविधा का भी अभाव है। इसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट करीब 1,500 गाड़ियों की पार्किंग बनेंगे और साथ ही इंदिरा मार्केट के व्यापारियों की दुकानें शिफ्ट कराई जाएंगी। देखिए, इंदिरा मार्केट जो प्रोजेक्ट है हमारा, एक तो वहाँ पर पार्किंग बननी है, करीब 1,500 गाड़ियों की पार्किंग बननी है। साथ ही जो इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं उनको वहाँ पर दुकानें शिफ्ट करनी है। तो फर्स्ट फेज में आने वाले दिसंबर तक हम लोग 280 दुकानों का अलॉटमेंट वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर व्यापारी लोगों को शिफ्ट करने के बाद जो जगह निकलेगी वहाँ पर सेकेंड फेज का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग 350 दुकानें उनको देंगे और पार्किंग भी बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको स्पीड अप कर रखा है। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकास शर्मा का 1 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक और बेमिसाल रहा। बीते 1 वर्ष में महापौर ने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए। करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों, नालियों, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण और जनहित से जुड़े अनेक विकास कार्य धरातल पर उतारे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिला है। इन्हीं उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दिन देवभूमि उत्तराखंड और रुद्रपुर में इस आयोजन में बड़ी संख्या में भोले भक्तों की सहभागिता की देखने को मिलेगी। 14 फरवरी को हम 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ एक सरस मेले का भी उद्घाटन होना है गांधी पार्क के अंदर, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगभग 60 से 70 करोड़ के काम हैं जिनका लोकार्पण या शिलान्यास होगा। और इसके साथ ही हमारा जो त्रिशूल चौक है जो भी बनकर तैयार हो गया है उसका भी लोकार्पण होगा। और हमारी गौशाला बनकर तैयार हो गई है। हमारे 8 हॉस्पिटल खुल गए हैं जो शहरी क्षेत्र में खुले हैं, जहाँ निःशुल्क दवाई मिल रही है, इलाज हो रहा है, MBBS डॉक्टर बैठ रहे हैं। हमारा रजत जयंती पार्क है, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग रही है। ऐसे ही हमारा गंगापुर रोड है, उसका चौड़ीकरण है, भूरा रानी रोड का चौड़ीकरण है, हमारा अटरिया नाला उसकी कवरिंग है, हमारा रामपुरा के अंदर नाले हैं, गुरुद्वारे तक लंबी एक जो काली मंदिर से लेके आगे गुरुद्वारे तक दोनों तरफ नाला है। ऐसे ही बाजार के अंदर जो फुटपाथ टूटे थे जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो कुछ एरिया हैं जहाँ नाला रह गया था, फुटपाथ बनने से रह गया था, वो बनना है। ऐसे ही आवास विकास में जो रिंग रोड है उसके दोनों तरफ नाले हैं, पुलियां हैं। इस प्रकार के तमाम तरह के काम हैं जो हम करने जा रहे हैं।
खटीमा नगर पालिका फिर विवादों में है। इस बार 26 नवंबर 2025 को स्लॉटर हाउस के टेंडर को लेकर आरोप है कि टेंडर की सूचना बड़े और लोकप्रिय अखबारों में नहीं प्रकाशित की गई, बल्कि सीमित प्रसार वाले शाह टाइम्स, उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस में दी गई, जिससे स्थानीय ठेकेदार और बेरोजगार युवा जानकारी से वंचित रहे। आरोप है कि स्थानीय लोगों को मौका देने के बजाय उत्तराखंड के बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी गई। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि मानकों के अनुसार यूपी के 6 लोग टेंडर में शामिल हुए। खटीमा की जनता इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लॉटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने विज्ञप्ति। देहरादून के बनियावाला क्षेत्र में अपर सचिव मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष MDA एवं महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग IAS वंशीधर तिवारी ने अपना जन्मदिन किसी औपचारिक आयोजन के बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में अनाथ व वंचित बालिकाओं के साथ सादगी और संवेदनशीलता के साथ मनाया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत वे परिजनों के साथ छात्रावास पहुंचे, जहां बच्चियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए और माहौल किसी सरकारी कार्यक्रम के बजाय पारिवारिक उत्सव जैसा रहा। उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर केक काटा, उपहार बांटे और उनकी पढ़ाई रुचियों व भविष्य के सपनों पर आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर वृक्षारोपण कर उन्हें शिक्षा, मार्गदर्शन और स्नेह के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सही अवसर मिलने पर ये बालिकाएं समाज को नई दिशा दे सकती हैं। बच्चियों को लक्ष्य तय करने, आत्मविश्वास और ईमानदारी बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने नेतृत्व क्षमता विकास करने पर जोर दिया। उपस्थित लोगों ने इसे दिखावे से दूर एक प्रेरक पहल बताया, जो प्रशासन के मानवीय चेहरे और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पांडे का सरकार के साथ समझौता हो गया है, इसीलिए वे अपने बचाव में ऐसे बयान दे रहे हैं। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि पांडे ने जमीन कब्जाने का काम किया, लेकिन सरकार की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि जनता इस पूरे मामले को देख रही है और इसका जवाब जल्द देगी। देखिए, इस बयान से मुझे ऐसा लगता है कि उनका भाजपा में जो अंदर खाते में झगड़ा चल रहा था वो समझौता हो गया है, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कहते। निश्चित तौर पर उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया है और कब्जा करते रहे वो, और उनकी ज़मीन का कब्जे का तो बहुत स्पष्ट तौर से भाजपा के सरकार की तरफ से अगर जाँच हो रही है तो सरकार की जाँच क्या झूठ होगी? कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। लेकिन क्योंकि अब उनको जिस तरह से भी जो भी घटनाक्रम पीछे घटा, जो सांसद महोदय 2-3 लोग वहां जा रहे थे, क्या हुआ, दिल्ली से क्या फ़ोन आया, किसको डांट पड़ी, क्या पड़ी, इन तमाम बातों को मुद्देनजर रखते हैं मुझे ये लगता है कि उनका अब अंदर खाते में समझौता हो गया। इसलिए वो जांच भी इन्हीं की अपनी है, STF भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, तो जांच वो आ जाएगी, उसमें वो कह देंगे भाई इनकी कोई गलती नहीं है। देहरादून से खबर है, जहां बद्री केदार मंदिर समिति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने जा रही है। इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही विरोध भी शुरू हो गया है और विपक्ष ने मुखर होकर इसका विरोध किया। दूसरी तरफ BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संविधान के आर्टिकल में लिखी बातों का हवाला देकर फैसले को सही बताया। साथ ही कहा कि विपक्ष गलत बातें सामने लाकर माहौल खराब करने का काम कर रहा है। सभी लोगों की ये मांग उठी है, गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था, क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। इस साल राज्य के अंदर अर्धकुंभ है, तो वहाँ पर जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, जिसमें से हमारे 2 बड़े अधिष्ठान हैं श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे जो है कि छोटे अधिष्ठान हमारे मंदिर हैं। सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की